हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम से लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो सुबह 9 बजे का टाइम है। 9 बजे के आसपास आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उनका टाइमिंग है इवनिंग में 7 बजे। तो शाम को 7 बजे आपको ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाते हैं और ये मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स वाले हैं और ये दोनों देखे जाएंगे तो आपका करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब देखिए, आपने सभी ने सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? देखो, हमारी जो इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1986 के अंदर आई थी और उससे पहले कब आई थी? 1968 के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये जो 1986 के बाद में बहुत लंबा गैप हो जाता है, कोई एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं लाए गए थे और जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से जो हमारी पुरानी पॉलिसीज होती हैं, पुराना जो सिस्टम होता है, उसमें रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता होती है। अब जो जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत थी, फिर भी थोड़े बहुत रिफॉर्म्स किए गए। इसके अलावा भी और रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, जैसे मान लीजिए मेडिकल लाइन वाली जो स्टूडेंट्स की तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट मेडिकल लाइन की तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए 12th के बाद ही उनका फिक्स हो जाता है, उनको मेडिकल लाइन में डॉक्टर बनना है, मतलब एएनएम बनना है, मतलब नर्स बनना है, क्या करना है, या फिर उनको बी फार्मा करना है। तो अगर ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं तो वो उस क्षेत्र में अपना भविष्य सिक्योर कर लेते हैं। परंतु जो और बाकी बच्चे हैं उनमें से कहते हैं 20 से 30% बच्चे ही अपना भविष्य सिक्योर कर पाते हैं, अदर स्ट्रीम्स वाले। और बाकी बच्चे क्या करते हैं? बाकी बच्चे कुछ अपने जद्दोजहद में लगे रहते हैं, कॉम्पिटिशन से एग्जाम पे एग्जाम दिए जाते हैं और फिर भी उनका बहुत सारे बच्चों का तो फ्यूचर सिक्योर भी नहीं हो पाता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये लूप होल है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के साथ ही उसकी जॉब फिक्स हो जानी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। इस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किए जाने की जरूरत है कि भाई, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका ये सर्टेन इतने अमाउंट का पैकेज आपका लग जाएगा। हालांकि होता है, पर सभी बच्चों की नहीं लग पाती है। बहुत सारे बच्चे तो मतलब अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जद्दोजहद में आगे काटते चले जाते हैं। तो इससे थोड़ा-सा बदलाव आना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बट प्रॉपर जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल रहने चाहिए। आप बहुत सारे कॉलेज स्कूल्स में देखेंगे जो स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है कि इतने बच्चों पर इतना एक टीचर होना चाहिए, तो वो हमारे स्कूलों में ना, वो हमारे कॉलेजेस में फॉलो हो पाता है। तो इसको भी फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे 25 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है। 60-60 बच्चों पे 1 टीचर होता है। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो लूप होल है उसको इंगित करता है, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आइए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या? तो देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरीके से इंट्रोडक्शन लेकर आए, यहाँ पे आगे ले चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी के जो सिद्धांत हैं, उनको अमली जामा पहनाने के लिए एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी, ये वाला एनसीईआरटी ये रहा, ठीक है? एनसीईआरटी ने क्या करा है, हमारा जो करिकुलम है, उसमें कुछ बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, उसी का नाम दिया गया है, फाइनलाइज़ किया है इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि भैया, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम ग्रो कर रहा है, आगे-आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से जो क्लास कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12वीं तक या फिर ग्रेड 3 से ग्रेड 12 तक के जो बच्चे हैं, उनके पाठ्यक्रम में भी चेंजेस होने चाहिए, अपडेट होना चाहिए पाठ्यक्रम, तो उसके लिए ये बात करी गई है, ठीक है? तो ये एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सीबीएसई के तहत ग्रेड 3 से ग्रेड 12, तो ये आपको याद रखना है, कौन सी ग्रेड से कौन सी ग्रेड तक? ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 12 तक के लिए शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देते हुए भाषा सीखने, विषय संरचना, मूल्यांकन रणनीति और पर्यावरण शिक्षा में बदलाव पेश किए गए हैं। तो जो नया एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या-क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। लैंग्वेज लर्निंग पे फोकस करते हुए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को चेंज किया है, इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज को भी चेंज किया गया है कि किस तरीके से बच्चों की मार्किंग होनी चाहिए, एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन को इसके अंदर जोड़ा गया है, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब इसके बाद भाषा सीखने में कक्षा 9 से लेकर 10 तक में एक मेजर चेंज किया गया है। इसमें थ्री लैंग्वेज मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे 3 भाषाएं सीखने की बात करी गई है, जिसमें कम से कम 2 भाषाएं कौन सी होंगी? भारतीय मूल की भाषाएं होंगी, जो हमारी इंडियन ओरिजिनल लैंग्वेज होंगी। ऐसी 2 लैंग्वेज यहाँ पे सिखाई जाएंगी कक्षा 9 से लेकर 10 तक, और कक्षा 11 से लेकर 12 तक छात्रों में 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। एक तो
भारतीय मूल की पढ़ेगा और दूसरी कौन सी पढ़ सकता है, कोई सी भी पढ़ सकता है। अब देखिए भारतीय मूल की भाषाएं पढ़ने पर फोकस क्यों किया दिया जा रहा है, और ये जो भारतीय मूल की भाषाएं पढ़ाई जाएगी कक्षा 11 से 12 के अंदर, ये कौन से लेवल की होंगी, इसमें साहित्यिक स्तर तक की ये लैंग्वेज इसमें पढ़ाई जाएगी। अब साहित्यिक स्तर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा अभिज्ञानम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अभिज्ञानम शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञानम शकुंतलम। तो ये अभिज्ञानम शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाता है। अगर आपको लिटरेचर साहित्यिक स्तर की लैंग्वेज जरूरत है ना, जैसे टीचर्स के एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर तो ये पूछ ही लेते हैं कि अभिज्ञानम शकुंतलम किसके द्वारा ये लिटरेचर लिखा गया, तो ये बाय कालिदास, ठीक है, कालिदास जी के द्वारा ये लिखा गया है। ये एक प्रेम कथा है, प्रेम कहानी है, इसमें पूरा इसको निचोड़ के लिखा गया है। उस समय का कहानी है, कब लिखी गई थी, आज से 2500 वर्ष पूर्व इस कहानी को लिखा गया था, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये हमारा लिटरेचर है, साहित्य है, ये इसके बारे में पढ़ाया जाता है कि कालिदास के क्या थॉट्स थे, उस समय किस तरीके से सोचा जाता था, लैंग्वेज को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा था। तो ये क्या है, संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। तो ये संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है अभिज्ञानम शकुंतलम, जिसके अंदर पूरा लव स्टोरी डिपिक्शन किया गया है कालिदास जी के द्वारा। तो इस लेवल की आपको लर्निंग होनी चाहिए 11 12 के अंदर। आपको भाषाई ज्ञान नहीं होना चाहिए, सिर्फ भाषा भाषा नहीं पढ़नी है, आपको साहित्य की लिटरेचर की भी नॉलेज होनी चाहिए। इस तरीके से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फ्रेमवर्क की मतलब जो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसको इस तरीके से फ्रेमवर्क किया गया है, जिससे बच्चे का ओवरऑल विकास हो सके, वो हमारे जो इतिहास है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक कल्चर है, उससे भी कनेक्ट हो सके, ठीक है। अब इसमें आगे क्या जोड़े गए, इसमें जोड़ा गया है बोर्ड परीक्षा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा। जैसे मान लीजिए अभी तक अपन क्या करते आए थे, अपन बोर्ड परीक्षा देते थे। मान लीजिए एक 10th बोर्ड होता था, 10th में बोर्ड, ठीक है, और फिर 12th में जाके एक बोर्ड होता था, ठीक है। तो ये जो जैसे मान लीजिए 12th बोर्ड है तो एक फाइनल एग्जाम देने जाते थे, पर यहाँ पे ये जोड़ा गया है साल में, जो फाइनल जो एक एजुकेशनल ईयर होता है, एजुकेशन ईयर की बात करेंगे, एक साल की बात करते हैं, ठीक है। तो इस एजुकेशन ईयर के अंदर आप ऐसे बोर्ड परीक्षा 2 बार दे सकते हो, ठीक है। अब ये 2 बार देंगे, 2 बार में से आपका जिसमें ज्यादा स्कोर होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसकी बात करता है छात्रों को एक स्कूल वर्ष में कम से कम 2 अवसरों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी गई है, और साथ में ये भी प्रयास किया गया है केवल सर्वोत्तम स्कोर ही बरकरार रखा जाएगा। जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो आपका कैलकुलेट कर लिया जाएगा। बच्चों को मतलब इससे क्या होगा, बच्चों को एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। एक बार एग्जाम देते हैं मान लीजिए, तो पहली बार जब एग्जाम देते हैं तो उसमें वैसे भी कम नंबर आता है, और उसी एग्जाम को दोबारा देंगे तो हमारे नंबर क्या होंगे, ग्रो कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, अगर पढ़ के देना है तो। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसको अलाइन भी किया गया, इसको जोड़ा भी गया है। करिकुलम फ्रेमवर्क इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी फुलफिल किया जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मतलब यही है कि जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने हैं वो करिकुलम बेस्ड भी हो, ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ में आए, ठीक है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दिशा निर्देशों का पालन करता है, सीबीएसई के तहत ग्रेड 3 से 12 तक नई पुस्तक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तो ये ग्रेड 3 टू 12 जरूर याद रखना है आपको, है ना। क्लास कौन सी, 3 से लेकर 12, या फिर ग्रेड 3 टू 12 आप ये बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कक्षा 3 से 12 के पाठ्य पुस्तकों में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप इनको रखा गया है। ऐसा इतिहास जो कोई आवश्यकता ही नहीं है, जैसे मुगलों का इतिहास बहुत सारा हटाया गया है, जिनकी कोई वास्तविक कंटेक्स्ट में उनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उनको पाठ्यक्रम से हटाया। और जिन चीजों की जरूरत है बच्चे में एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ऐसे पाठ्य विषय इसमें जुड़े गए हैं, ठीक है। दूरदर्शी रहते हुए वर्तमान संदर्भ में जड़ता सुनिश्चित करने पर ध्यान देगा। इसके अलावा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसके अंदर ये बात करता है वैकल्पिक समूह, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जोड़े गए हैं कि बच्चा किस तरीके का ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहता है। तो इसमें ग्रुप जोड़े गए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में जैसे आर्ट्स वाला सब्जेक्ट हो, जैसे कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। दूसरे समूह में सामाजिक विज्ञान, मानविकी क्या होती है, ह्यूमैनिटेरियन होता है, जिसमें मानव विज्ञान के बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। अंतः विषय क्षेत्र शामिल किए गए। तीसरे समूह में विज्ञान, गणित और कंप्यूटेशनल सोच को सम्मिलित किया है, जिससे क्या होगा, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, मस्तिष्क का विकास किया जा सके इस तरीके से कि उसको ऐसा ना लगे कि ये चीज मेरी रह गई और ये चीज आ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा गया है इसमें। छात्रों के लिए लचीलापन और विकल्प भी दिया गया है ना। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ी गई है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को किसी और सब्जेक्ट में जाना था, कोई और सब्जेक्ट ले ले, तो वो उससे क्या होता कर सकता है, क्विट भी करके नए वाले सब्जेक्ट में जा सकता है आसानी से, ठीक है। अधिक लचीला और विकल्प प्रदान करने के लिए माध्यमिक चरण को पुनः डिजाइन
किया गया है। पहले क्या था, आपने एक बार जो सब्जेक्ट ले लिया आप उससे अलग नहीं जा सकते थे। यहाँ पर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में 50% भी पढ़ लिया है तो 50% के लिए आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट आप फिर बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने चाहते हैं वो दूसरा सब्जेक्ट आगे से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कोई अलग सेपरेशन नहीं रखा गया है कि भैया वोकेशनल सब्जेक्ट अलग होंगे या एकेडमिक सब्जेक्ट अलग होंगे, ठीक है। तो जो एकेडमिक सब्जेक्ट हैं और उनके साथ साथ जो वोकेशनल जो व्यवसायिक विषय जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो इन सबको के बीच में कोऑर्डिनेशन रखा गया है। इनको ऐसे नहीं है सेपरेट दिखाया गया, इनको सबको इंटर रिलेटेड करके पढ़ाया जाएगा बच्चों को, जिससे क्या होगा बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। तो बिटवीन साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन को सम्मिलित रूप से इंक्लूड करते हुए चले हैं, और छात्र अपने स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र के लिए विभिन्न विषय संयोजन भी चुन सकता है कि भैया स्कूल से मैं जा रहा हूँ तो मुझे इन सब्जेक्ट ग्रुप का प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो उसको भी अवेलेबल कराया जा सकता है। फिर इसमें पर्यावरण शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें एनवायरमेंट एजुकेशन सब्जेक्ट जोड़ा गया है, जिसमें क्या होगा इस चीज पे जोर दिया गया है कि बच्चे को एनवायरमेंट एजुकेशन मिले, ठीक है। पर्यावरण उसमें जागरूकता है, एम्फेसाइज किया गया एनवायरमेंट अवेयरनेस के ऊपर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा को स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में एकीकृत किया गया है, और माध्यमिक चरण में पर्यावरण शिक्षा को समर्पित अध्ययन का अलग से दिया गया है ना, सेपरेट एरिया अलग से रखा गया है। सेकेंडरी स्टेज में बच्चों को क्या है एनवायरनमेंट के अलग से टॉपिक दिए गए हैं, जिससे क्या होगा वो एनवायरनमेंट के प्रति उसकी जागरूकता सजगता आगे बढ़े, ठीक है। अभी तक क्या था एनवायरनमेंट वो साइंस के विषयों में ही आता था, अब एनवायरनमेंट टॉपिक अलग से आएगा तो पर्यावरण के प्रति बच्चे में एक जागरूकता फैलेगी, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए सामग्री वितरण कक्षा 6 से लेकर 8। अब देखो सामाजिक विज्ञान का होता है सोशल साइंस, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है कक्षा 6 से लेकर 8 में आती है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि बच्चों को सभी क्षेत्रों से सोशल सामाजिक विज्ञान का जो ज्ञान है वो दिया जा सके। जैसे 20% जो सामग्री ली गई है इसमें वो स्थानीय स्तर की ली गई है, लोकल लैंग्वेज जो हम जहाँ रहते हैं तो लोकल एरिया को इसमें इंक्लूड किया गया है कि वहाँ के किस तरीके से सामाजिक परिदृश्य देखने को मिलता है। 30% सामग्री इसकी क्षेत्रीय स्तर से ली गई है, मतलब रीजनल लैंग्वेज से, और फिर अगली 30% सामग्री इसमें राष्ट्रीय स्तर की ली गई है। और अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर का भी सोशल नॉलेज इसमें जोड़ी गई है, जो करीब करीब कितनी होगी 20% होगी, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 4 सेक्शन पे बात करता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसमें स्कूल एजुकेशन को सम्मिलित करते हुए इसको डिजाइन किया गया है। दूसरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एनसीएफ मूलभूत चरण के रूप में इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, जिसे शैक्षिक शिक्षा के लिए एनसीएफ जोड़ा गया है। और आगे फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन, जो अडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर के बंदे हैं जो अब स्कूल जाना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इसमें प्रोविजन किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को सम्मिलित रूप से इंक्लूड करते हुए आगे चले हैं, जिससे बच्चों का क्या होगा ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। अब देखिए जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में ही इसका आंसर बता दिया जाएगा। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश द डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी DIGITA एज ए न्यू टूल टू कॉम्बैट साइबर क्राइम, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना की है? तो किसने करी है? आरबीआई ने, सीबीआई ने, एसबीआई ने और नाबार्ड ने। और दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, दो क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा पाकिस्तान को फंडिंग दी गई है, बेल आउट पैकेज दिया गया है ना, पाकिस्तान को फंड दिया गया है, पाकिस्तान को फंड दिया गया है। कौन सी एजेंसी, कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा पाकिस्तान को फंड दिया गया है? ऑप्शन देता हूँ, एक वर्ल्ड बैंक, इसका बताने आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। दूसरा हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा पैसा दिया गया है। तीसरा हो जाएगा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पैसा दिया गया है। चौथा चाइना।
ठीक है? तो चाइना के द्वारा पाकिस्तान की हेल्प की गई है, चाइना ने पैसे दिए हैं पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में कितने? $3 बिलियन, ठीक है? $3 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज दिया गया है, वो इनमें से कौन सी एजेंसी के द्वारा पाकिस्तान को पैसा दिया गया है? क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबता जा रहा था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से फेस करने वाला था, कर रहा था, मतलब ये पहले, मतलब जो इसके पास में इतनी वित्तीय संकट की स्थिति में पहुंच गया ना पाकिस्तान, कि आप सोच भी नहीं सकते कि खाने के दाने नहीं है इनके पास में, कुछ भी नहीं है, दुनिया से पैसे लेकर ये अपना घर चला रहे हैं, उस स्थिति में पहुंच गए। तो पाकिस्तान को ये जो $3 बिलियन का जो पैकेज दिया गया है, वो इनमें से कौन सी एजेंसी के द्वारा गया है, कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा गया है? तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें। देखिए वीडियो को लाइक तो आप करते भी नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए और बोलूंगा भी नहीं आपको, ठीक है? तो फिर स्टूडेंट बाय, सब लोग खुश रहें।